गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को। मेरा मानना ये रहता है कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो उस टॉपिक में अगर पीटीबी है यानी प्रीलिम्स का भी सिलेबस मैच करता है और मेंस का भी सिलेबस अगर मैच करता है तो फिर आपको दोनों को साथ में पढ़ लेना। आप उसको बांटो मत कि ये टॉपिक प्री का है हम उसको प्री में पढ़ लेंगे, ये वाला मेंस में है तो हम इसको मेंस में पढ़ लेंगे। आप एक साथ तैयार कर लो। जैसे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये प्रीलिम्स में भी दिया हुआ है और इवन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पर तो आता ही है। मुख्य परीक्षा में दिया हुआ है निर्वाचन आयोग की कमियाँ, निर्वाचन आयोग यानी कि सहभागिता, क्या सुधार किए गए हैं, वो सारे पॉइंट रहते हैं। तो मैं इन सारे पॉइंटों को आज कवर कर दूंगा इसी लेक्चर में। और आप पेपर पेन जरूर ले लें, पेपर पेन रहेगा तो आपके अपने नोट्स बन पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कोई क्लास अटेंड की। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए जब तक मैं आपको इस स्क्रीन पे समझाऊंगा अपने आप को छिपा देता हूँ, बाद में फिर अपीयर हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक रहेगी, उस नोटबुक में मैं आपको बताता जाऊँगा। तो हमारा टॉपिक जो है वो फिर से मैं स्पष्ट कर देता हूँ। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है वो हम पढ़ने वाले। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन यानी देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद हमारी डिमांड थी कि डेमोक्रेसी रहे। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान ने क्या अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकतंत्र को अपनाया हुआ है, डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ है। संविधान डेमोक्रेसी लोकतंत्र की मांग करता है। अब ये लोकतंत्र कैसे रहेगा, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, इस बात को लेकर भी संविधान सभा में विचार विमर्श चलता रहा। काफ़ी मत थे। किसी ने कहा, कुछ लोगों का सुझाव था कि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए, इसके सामने बड़ी चुनौतियाँ थी, कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे चैलेंज आ गए। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि पहले तो हम लोग निर्वाचित या निर्वाचन यानी इन सब के अर्थ नहीं जानते, कैसे चुनाव होंगे, किसको वोट देंगे, किस आधार पर वोट देंगे, तो इसलिए इस वाले विचार को जो ना ठुकरा दिया गया और उसकी जगह हम लेकर आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैं बहुत सारे जो मुझसे मिलने आते हैं या एज अ फैकल्टी जो लोग आना चाहते हैं उनसे जब कभी वो बोलते हैं कि मैं क्या पढ़ा लूँगा, मैं पॉलिटी पढ़ा लूँगा, तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा उनसे क्वेश्चन यही होता है कि बताओ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर क्या है। वो यहीं पर उलझ जाते हैं क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए वो बताने लगते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जिसमें लोग सीधे जाकर चुनते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अप्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता है। तो वो फिर उदाहरण पूछो तो बोलते हैं अमेरिका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, भारत इनडायरेक्ट है। तो गलत आंसर हो जाता है। अमेरिका भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, भारत भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये मतलब नहीं होता। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम अलग से समझ लेंगे फिर से। कुल मिलाकर हम निर्वाचन आयोग पर आते हैं तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो जनता है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनकर भेजेगी और फिर वो चलाएंगे हमारे देश में सरकार, यानी शासन व्यवस्था इनके द्वारा काम करेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखकर कि जनता इन प्रतिनिधियों को भेजेगी, जनता इन प्रतिनिधियों को कैसे भेजेगी, तो निर्वाचन के माध्यम से भेजेगी ना, ड्यू इलेक्शन के द्वारा। अब ये निर्वाचन की व्यवस्था कैसी होना चाहिए, ये निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल जोड़े गए। वे आर्टिकल इस निर्वाचन व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने की ओर कार्य करते हैं। तो आर्टिकल 324 से स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल नंबर 329, इतने अनुच्छेद जो हैं इस निर्वाचन व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखने के जोड़े जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे देश में जो निर्वाचन व्यवस्था है
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 हम बन गए रिपब्लिक। और रिपब्लिक बनने के साथ वोट देने का अधिकार ये निष्पक्ष रहे, यानी कि जो मतदाता है तो कैसा होगा। अंग्रेजों के समय तो अलग अलग लोगों को मतदान करने का अधिकार मिला था, सभी को बराबर नहीं मिला था। तो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 326 कहता है, याद कर लेना, आर्टिकल 326, यहाँ भारतीय नागरिकों को वयस्क मताधिकार देता है, ये अधिकार मिला। इसे हम बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इनकम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शुरुआत में बताया गया था कि कम से कम 21 वर्ष की आयु हो न्यूनतम, और वह है भारत का नागरिक हो, उसे वोट डालने का अधिकार है। आगे चल करके राजीव गांधी सरकार जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने संविधान में किया 61वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन किस वर्ष किया था, वो वर्ष जो है 1989। और इस संशोधन के द्वारा वो क्या करके आते हैं, इस 21 वर्ष की आयु को घटा करके, कम करके 18 वर्ष। अब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो है वह वोट दे सकता। तो वयस्क मताधिकार का मतलब है कि भारत की नागरिकता रखने वाला, चाहे वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, किसी भी जेंडर का हो, उसे पूरा पूरा वोट देने का अधिकार है। उसे मताधिकार से, वोटिंग राइट से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, वंचित नहीं कर सकते, लेकिन वंचित किया जा सकता है। कैसे? अगर वह पागल है, ध्यान देना इन शब्दों को, या वह दिवालिया है, बैंकरप्ट है। पागल है या दिवालिया है, या फिर किसी कानून के द्वारा, भारत के किसी कानून के द्वारा वह किसी अपराध में या भ्रष्टाचार में दोषी है, तो उसको फिर वोट देने का अधिकार नहीं मिला। ठीक। शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम। वयस्क मताधिकार जो है वो दे दिया गया है, रट लो। ओके, अब आते हैं आगे थोड़ा सा, जैसे कुछ फैक्चुअल पॉइंट होते हैं पीटी में पूछ लेते हैं। तो भारत में जो चुनाव हुए, यानी पहला चुनाव 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। 1952 में जो चुनाव हुआ था, यदि कभी पूछ लें कि बताओ उस समय वोटरों की संख्या कितनी थी, तो भारत में उस समय जो मतदाता थे उनकी संख्या थी 17.2 करोड़। इतने मतदाता थे उस समय। वोट देने की उम्र 21 हुआ करती थी मिनिमम। और 1952 में जब पहली बार वोट हुए थे तो वोटिंग परसेंटेज कितना था, तो वो था 61.7%। याद किया जाता है वोटिंग परसेंट। पहले जो वोट हुए थे उसकी बात। धीरे धीरे ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहता है, घटता रहता है। हाँ, मतदाताओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। अब चलते हैं निर्वाचन आयोग पर। ये सारा कार्य जो है वो संपन्न कराएगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन संबंधित कुछ बातें हम समझ गए। किसी भी देश में डेमोक्रेसी तभी सफल हो सकती है जब उस देश में चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। और निष्पक्ष चुनाव तभी होंगे जब उस चुनावों को संपन्न कराने वाली संस्था निष्पक्ष हो, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। अगर उस पर दबाव होगा
तो फिर वह निष्पक्ष कैसे कराएगी? इसलिए निर्वाचन आयोग किसी भी मंत्रालय के अंडर में नहीं आता है, ये बात आप याद रखना। किसी भी आर्टिकल में, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में ये नहीं। निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है तो हमारे संविधान का आर्टिकल जो है 324, इसका सब क्लॉज 2, 3, 4, इन आर्टिकल के तहत हमारे देश के निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया। इसमें यह लिखा है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त होंगे। अब इनकी संख्या जो है, नंबर जो है, ये कौन डिसाइड करता है? तो इनकी संख्या को लेकर राष्ट्रपति निर्धारित करे। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण, डिटर्मिनेशन किया जाएगा कि कितने अन्य आयुक्त। ओके। और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संसद इसके लिए कानून बनाती है, उसके हिसाब से ये सब काम किए जाते हैं। तो बिफोर 1989 यानी 1989 से पूर्व, पहले हमारे देश में केवल एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। उसे चाहे मुख्य कह लो या उसे निर्वाचन आयुक्त कह लो, ये व्यवस्था चलती। और अभी हमने समझा था कि 1989 में राजीव गांधी ने क्या किया था? एक संविधान में संशोधन कर दिया था। 61वां संशोधन करने के बाद वोटिंग की जो एज थी वो घटाकर 18 कर दी गई। तो अब काम बढ़ गया, कार्यभार बढ़ गया। तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा पहली बार यानी 1989 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए का प्रावधान किया गया। राजीव गांधी सरकार मतलब संसद कानून बनाती है इसको लेकर के। तो ये क्या हो गया कि पहली बार अब 1989 में हमारा निर्वाचन आयोग कैसा बनता है? मल्टी मेंबर बन जाता है, बहु सदस्यीय बन जाता है। आगे क्या हुआ? आगे का घटनाक्रम भी बड़ा रोचक है कि जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद जब ये राजीव गांधी जी के बाद में सरकार बनती है विश्वनाथ प्रताप सिंह की, वीपी सिंह, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने आरक्षण का चिन्ह बोतल से बाहर निकाल दिया था। तो वीपी सिंह ने क्या किया कि जो 2 नए निर्वाचन आयुक्त बनाए थे, इस नियुक्ति को इन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर से निर्वाचन आयोग कैसा हो गया? एक सदस्यीय बन करके रह जाता है ना, सिंगल मेंबर फिर हो गया। जो कि 1989 के पहले व्यवस्था थी वो फिर आगे आ जाती। ठीक। अब आगे क्या होता है? आगे अक्टूबर 1993 में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाती, ऑर्डिनेंस लाती, और इस अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति जो हैं उसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। एक हैं मिस्टर के.एस. गिल साहब। ये उस समय क्या हुआ करते थे? उस समय ये कृषि सचिव थे, एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी। और दूसरे हैं जीवीजी कृष्णमूर्ति। इनको इस ऑर्डिनेंस के द्वारा नियुक्त कर देते। अब इस ऑर्डिनेंस में विशेष क्या था? इस ऑर्डिनेंस में ये लिखा था कि ये जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, दे हैव इक्वल राइट्स, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर ही इनको अधिकार मिले हुए हैं। इस ऑर्डिनेंस में बात लिखी हुई थी और वही इनकी पोजीशन है, वही इनका स्टेटस है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है वही अदर वाले का है। तब फिर मुद्दा ये आता है कि जब इन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी वही अधिकार हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन, मतभेद जब उभरेंगे तब कैसे निपटारा होगा? तब उन्होंने उसमें ऑर्डिनेंस में व्यवस्था थी कि बहुमत के आधार पर निपटारा होगा।
ये 3 लोग मिलकर के 2:1 के रेशियो से अपना डिसाइड कर लें। 2 लोग जिसके फेवर में हो जाएंगे वो बात मान ली जाएगी। ये इसमें निर्धारित किया। अब फिर एक बड़ा रोचक घटनाक्रम होता है। डेट है 20 दिसंबर 1993, 1993 की। यह अध्यादेश अक्टूबर 93 में आता है। 93 में ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पहुंचते हैं कि यहां पर संसद ने, ये अभी अध्यादेश है, संसद ने उस अध्यादेश को भी आगे पारित कर दिया। यानी अब यह एक तरीके से कानून बन गया। अध्यादेश की अवधि होती है, सीमित होती है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक चलेगा। ओके, अब आते हैं हमारे मुख्य हीरो पर। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेट श्री TN शेषन। ये वो व्यक्ति था जिसने निर्वाचन आयोग को पहचान दिलाई वास्तव में। TN शेषन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था का विरोध कर दिया। वो दो जो अन्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था थे इसके विरोध में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई इस व्यवस्था के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फाइनल यानी अंतिम निर्णय कौन लेगा यदि विवाद होता है तो अंतिम निर्णय जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है भाई, समझते जाना है ना। इस तरीके से इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला। कारण है उनको खुद नहीं पता तो आपको कितना बताएंगे, या बताना नहीं चाहते समय की कमी से, ये भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त वही फाइनल डिसीजन लेगा। हाँ, लेकिन ये बहुसदस्यीय व्यवस्था तो चलेगी, इसलिए आज भी 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग काम करता। तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो गया। अब निर्वाचन आयोग की आयुक्त जो है होते हैं उनकी सेवा शर्तें कौन डिटर्मिनेट करता है? तो उन सब का निर्धारण राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तें जो भी हैं और अलाभकारी ढंग से कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सब काम किए जाते हैं। ठीक, 19 शुरुआत में ये चलता रहा लंबे समय तक, है ना। 1972 में एक कानून बनाया जाता है और उस कानून के द्वारा ये तय किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की उम्र या 6 वर्ष का कार्यकाल, विच इज अर्लियर, या तो 65 साल की उम्र हो जाए उसकी या 6 साल का कार्यकाल उसका हो जाए, वो तब तक अपने पद पर रह सकता है। तो ये तो हो गई बातें। अब आते हैं कि निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्ति क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है, पद से हटाने संबंधी कुछ प्रोविजन है। चलो भाई उनको भी देख लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए अपनाई जाती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया का पालन ही यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लागू होगा। उस प्रक्रिया को हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब निर्वाचन आयोग के जो अन्य कर्मचारी होते हैं उन सब की व्यवस्था होगी। राज्य में, जिले में, निर्वाचन क्षेत्र, ये सब होता रहेगा। वो सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करेंगे। उन पर किसी मंत्री का, किसी अन्य अधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। निर्वाचन आयोग का अपना एक कार्यक्षेत्र बना हुआ है। अब आते हैं भाई निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं। ये मुख्य परीक्षा से संबंधित हो जाता है। कार्य समझ लो या इनकी शक्तियां क्या हैं, पावर क्या है निर्वाचन आयोग पर ध्यान देना है। और पीटी में भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट टाइप में पूछ लेते हैं। ठीक है,
तो हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 324 का क्लॉज 1 जो है, उसमें निर्वाचन से संबंधित जितनी भी व्यवस्था करनी होगी इलेक्शन से संबंधित, वो इलेक्शन कमीशन करेगा, यानी निर्वाचन आयोग करेगा चुनाव से संबंधित। चाहे वो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो, चाहे वो उनकी मतगणना हो, चाहे उनके रिजल्ट हो, वो सारा सब कुछ, सारी जिम्मेदारी किसको दे रखी है? निर्वाचन आयुक्त को दे रखी है, निर्वाचन आयोग को दे रखी है। तो अब वो कार्य हम समराइज कर लेते हैं छोटे छोटे हेडिंगों के अंतर्गत। पहला आता है परिसीमन करना। किसका परिसीमन कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, आप इस क्लास में इंटरेक्टिव हैं, यानी एक्टिव हैं, भाग ले रहे हैं, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, जैसे लोकसभा क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र होता है ना, तो प्रमुख कार्य एक ये हो जाता है निर्वाचन आयोग का कि उस क्षेत्र का सीमांक परिसीमन या उसका सीमांकन करना भी इसी बात को हम डिसाइड कर देगा कि यहाँ वाला एरिया है वो इस लोकसभा क्षेत्र में माना जाएगा या यहाँ वाला एरिया इस विधानसभा क्षेत्र में माना जाएगा। अब परिसीमन करता है, तो परिसीमन कैसे करता है? तो संसद ने इसके लिए एक क्या किया हुआ है? कानून बनाया है संसद द्वारा, और उस कानून का नाम है परिसीमन आयोग अधिनियम। कब? 1972 में, 1972। इसमें ये प्रावधान है इस कानून में कि आफ्टर एवरी सेंसस, यानी कि प्रत्येक जनगणना के बाद, 10 साल में जनगणना होती है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग जो है वह उस क्षेत्र का निर्धारण करेगा। कौन करेगा निर्धारण? परिसीमन आयोग। और ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष निर्वाचन आयोग, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, सीईसी, वो होता है। तो ये डिसाइड करेगा, ये अध्यक्ष होता है। इस अध्यक्ष के अलावा इसमें सदस्य भी होते हैं, मेंबर होते हैं, है ना। तो वो मेंबर कौन है? तो उस मेंबर में 2 मेंबर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। तो यानी कुल मिला के ये समझ लो 2 से लेके 7, 10, 11 तक सदस्य बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये करता है परिसीमन। अब ध्यान रखना कि अगर परिसीमन आयोग ने जो डिसाइड कर लिया कि ये वाला गांव या ये वाला शहर, ये वाला मोहल्ला इस लोकसभा क्षेत्र में आता है या उस विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वो फाइनल है, उसके विरुद्ध फिर कहीं अपील नहीं की जाती। इवन परिसीमन आयोग ने जो डिसाइड कर लिया, इसके विरुद्ध हम किसी कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो एक काम परिसीमन संबंधी हो गया निर्वाचन आयोग का। ओके, चलो भाई, अगला काम क्या है? अगला है मतदाता सूचियां तैयार करना। जैसे अभी मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियां फिर से रिवाइज की जा रही हैं, जिनके नाम जोड़ना हो या हटवाना हो वो सब किया जा रहा है। तो ये निर्वाचन आयोग करवाता है मतदाता सूचियां तैयार करना। लोकतंत्र में मतदाता हैं, वही तो सब काम करेंगे। तो जो भी निर्वाचन होता है उसके पहले ये काम किया जाता है प्रत्येक जनगणना के बाद होना चाहिए, और चुनाव से पहले संशोधन किया जाता है। नए वोटर हैं, उनके नाम ऐड किए जाएंगे। वे वोटर जो स्वर्ग सुधार चुके हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटा दिए जाएंगे। और आपत्तियां भी ली जाती हैं, यदि किसी को लगता है, निश्चित एक डेट डिसाइड की जाती है, इस डेट तक कोई ऑब्जेक्शन दे विद एविडेंस, विद प्रूफ, तो वो सब उसमें अपडेट करते हैं। काफ़ी कठिन कार्य है, बीएलओ नियुक्त होते हैं, है ना, वो सब काम आप लोगों भी, यदि आपके वोटर कार्ड नहीं बने तो अभी बनवा सकते हैं, बनवा लेना चाहिए।
वोट लोकतंत्र में बहुत महत्व है। अगला काम क्या होता है निर्वाचन आयोग का, तो उसे आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक जो दल हैं, पार्टियां हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की होगी, कौन सी प्रादेशिक स्तर की होगी, या निर्दलीय रूप में कैंडिडेट को माना जाएगा, ये निर्वाचन आयोग का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। और इससे जुड़े क्वेश्चन आते रहते हैं कि नेशनल लेवल की पार्टी होने के लिए क्या कंडीशन है, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, तब वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानी जाएगी। तो ऐसा है ना कुछ कि कम से कम 4 राज्यों में 4% वोट प्राप्त करने वाला दल, ऐसे 2-3 रहते हैं, वो अलग से समझेंगे, यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हो गया। अब राजनीतिक पार्टियों के साथ फिर क्या होता है, राजनीतिक पार्टियों को और जो भी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट होते हैं उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह क्यों, सिंबल क्यों बांटे जाते हैं? जैसे ईवीएम से आज वोटिंग होती है तो व्यक्ति का नाम लिखा रहता है, फिर उसके सामने सिंबल, जैसे बीजेपी को कमल दे दिया, कांग्रेस को हाथ का पंजा दे दिया। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि नाम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ पाएगा, एक जैसे नाम भी हो सकते हैं, रिपीटेशन हो सकता है, और चिन्ह जो है वो निरक्षर व्यक्ति भी उसको पहचान लेता है, उसको समझ लेता है ना। इसलिए सिंबल हर किसी व्यक्ति को पहचान में आता है, और सिंबल यूनिवर्सल हो गए, जैसे नेशनल लेवल पार्टी है कि कोई भी कैंडिडेट हो, तो इसलिए चुनाव चिन्हों का आवंटन भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। यदि किसी चिन्ह को लेकर कोई विवाद है तो कहां अपील कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है कि ये चिन्ह जो है हमें मिलना था। विवाद तब होते हैं जैसे पार्टी का विभाजन हो जाए, महाराष्ट्र में जैसे हुआ, शिवसेना का हुआ, एनसीपी का हुआ, उस स्थिति। ये काम हो गया। अगला काम क्या होता है कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग इलेक्शन करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी यही कराएगा, और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्य संपन्न करवाना, ये भी इलेक्शन कमीशन का प्रमुख कार्य होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं, वो सब करवाना। इसके साथ फिर अगला क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ साथ संसद के सदस्यों का चुनाव। संसद मीन्स यहाँ लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। इसके अलावा राज्य के जो विधानमंडल हैं, राज्य विधान, अरे वाह, ये तो मैजिक पेन मिल गया मुझे, अलग अलग प्रकार के कलर छोड़ रहा है, नेताओं की तरह रंग बदल रहा है मेरा ये पेन। क्या बात, मेरे पेन में और गिरगिट में समानता और नेताओं में समानता। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों का, राज्य विधानमंडल में भी क्या आ जाते हैं, यानी कि विधायक, विधानसभा के मेंबर, और दूसरी तरफ विधान परिषद भी होती है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उनके सदस्यों के चुनाव। ये काम भी किसका है? निर्वाचन आयोग का है। और कार्य क्या है? तो चुनाव करवाने के साथ साथ यदि सांसद, संसद का सदस्य सांसद, विधानमंडल का सदस्य विधायक, सांसद और विधायकों के अयोग्यता संबंधी मामलों में परामर्श देना। क्या होता है कि राष्ट्रपति एडवाइस मांगता है कि कोई संसद का सदस्य, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का, वो ठीक तरीके से चुनाव लड़कर आया है, कहीं फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं लगा दिया है, या वह एलिजिबल था भी कि नहीं था भी। तो ऐसी जब वो परामर्श, एडवाइस मांगता है राष्ट्रपति, और विधानसभा में यानी गवर्नर मांगता है, तो राष्ट्रपति संसद सदस्यों के मामले में, राज्यपाल जो है
विधानमंडल मामलों में सलाह जब लेगा तो निर्वाचन आयोग उन्हें अयोग्यता संबंधी सलाह देता है कि हाँ, इनको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है और उस हिसाब से उनको उनकी सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। ये भी प्रमुख कार्य है। ओके, अगला 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 है, देखो, निर्वाचन आयोग ये भी कर सकता है कि कोई सांसद या विधायक अगर भ्रष्ट आचरण करता है तो भ्रष्ट आचरण पर आधारित अयोग्यता को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर सांसदों या विधायकों की अयोग्यता को स्वयं समाप्त कर। अयोग्यता का मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन लगी हुई है तो उसको हटा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कार्य, तो कब इलेक्शन होंगे, यानी निर्वाचन की तारीख या निर्वाचन की तिथि की घोषणा करना, उसका पूरा का पूरा शेड्यूल जो रहता है, शेड्यूल बोलते हैं तो उसको पूरा वही डिसाइड करता है। जैसे नामांकन पत्र कब भरे जाएंगे, उनकी जांच कब होगी, नाम वापसी की डेट क्या होगी, वोटिंग की डेट क्या होगी, ये भी निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है। निर्वाचन आयोग अपने कार्मिकों पर नियंत्रण स्थापित करता है। अभी मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक, आज हालांकि 2 अगस्त हो गई, आज भी कुछ लिस्ट आई है ट्रांसफ़र की, तो 31 जुलाई तक कई सारे अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए, कलेक्टर, एसपी सभी। क्योंकि निर्वाचन आयोग, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने विधानसभा के, तो वे अधिकारी जिनका कार्यकाल 3 साल से अधिक हो गया था उन्हें वहां से हटाया जाएगा जिससे कि चुनाव निष्पक्ष रहे। तो ये एक तरीके से कार्मिकों पर नियंत्रण रखता है ना। निर्वाचन कार्य के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनको कर्मचारी अपने उपलब्ध कराती है। ड्यूरिंग इलेक्शन वो निर्वाचन आयोग के अंडर में ही काम करते हैं, वो निर्वाचन आयोग सीधा उनके खिलाफ एक्शन लेता है। जैसे मान लो आप क्या हो, आप डीसी हो, अब इलेक्शन में आपकी ड्यूटी लगी है, तो फिर अब आपके ऊपर नियंत्रण निर्वाचन आयोग का है, आपकी पॉलिटिकल अप्रोच यहाँ काम नहीं कर पाई। ऐसे कुछ कार्य, इसके अलावा अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि आचार संहिता बनाना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका पालन राजनीतिक दलों को, कैंडिडेट को करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा चुनाव प्रचार में सुविधाएं दिलवाना, कि कितना समय रेडियो टेलीविज़न पर आवंटित किया जाएगा, जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके व्यय का हिसाब किताब रखना, उसकी सीमा निर्धारित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना कि आपको वोट देना है, किस आधार पर देना है, जो पैसे दे रहा है इस आधार पर नहीं देना है। निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी जो याचिकाएं होती हैं उनमें परामर्श देता है सरकार को। इतने सारे कार्य आपको याद हो जाना चाहिए, कॉमन से कार्य हैं, बस व्यवस्थित रूप से आप लिख लेंगे, मुझे लगता है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे यदि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कार्य पूछे तो। एनी डाउट? नहीं? आप लोगों को डाउट नहीं होते हैं, आप लोग पहले से सब कुछ जानते हैं। मैं वैसे ही ये सब दोहराता रहता हूँ, मुझे मालूम है कि आप पहले से ये सब जानते हैं, फिर भी फॉर अ टाइम पास समझ लो। ठीक, तो निर्वाचन आयोग के ये हो गए कार्य। अब यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान, कौन सी व्यवस्था की, उसका आंसर है कुछ आपके पास? तो ज्ञानी बंधुओं, पहली बात, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए, निष्पक्ष रहेगा। ठीक है, कैसे? निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो कैसे एक निश्चित अवधि तक रहेंगे, उनकी जो ड्यूरेशन है वो राजनीतिक सरकार के अलग है। राजनीतिक पार्टियां यानी सरकार 5 साल के लिए होती है, इनका ड्यूरेशन 6 साल रखा गया है।
कोई व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त जो है आखिर भ्रष्ट हो सकता है व्यक्ति, क्यों? धन के लालच में, कुछ सेवा के लालच में। तो इन्हें पर्याप्त वेतन देने की व्यवस्था की गई। उस वेतन में किसी प्रकार की कमी कोई नहीं कर सकता। एक बार बढ़ जाता है तो उनका कार्यकाल में कोई राजनीतिक पार्टी वाला राजनीतिक मंत्री छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इनकी सेवा शर्तें जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, पर्याप्त उन्हें वेतन मिलता है, पर्याप्त सुविधाएं मिलती है, मतलब भ्रष्टाचार लालच से वो ना हिले, यही कोशिश की जाती है। अब कोई सरकार उन्हें डरा दे कि तुमने हमारी सरकार हमारे कैंडिडेट को बहुत परेशान किया था, हम तुम्हें हटा देंगे, तो हटा नहीं सकते आप। उनके कार्यकाल से पहले अगर हटाना है तो वही प्रक्रिया अपनाओगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी है, जिसे हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं, जो थोड़ी कठिन है। इतनी आसानी से नहीं किसी को हटा सकते हो। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। फिर स्वतंत्र बनाए रखने का, यानी ये किसी के अधीन नहीं है, किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है ये और इसके कर्मचारी। तो इन सब आधारों पर निर्वाचन आयोग कैसा हो जाता है? एक स्वतंत्र होकर के कार्य करता है। वेरी गुड, अच्छा और क्या लिख सकते हो? ओके, चलिए अब आते हैं कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग तो हो गया। निर्वाचन आयोग, अब इलेक्शन जो होते हैं ना उसकी एक सामान्य जानकारी भी आपको होना चाहिए, यानी इसे हम बोलेंगे इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया से मतलब है कि निर्वाचन प्रारंभ हुए और उसके समाप्ति तक का जो ड्यूरेशन है उस पूरे को हम निर्वाचन प्रक्रिया कहते हैं। भारतीय संसद को निर्वाचन के संचालन का उत्तरदायित्व जो है वो उसने किसको दे रखा है? निर्वाचन आयोग को दे रखा है। और यह प्रक्रिया एक कानून है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। उन्नीस सौ इक्यावन। इस कानून के अंतर्गत पूरी की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यानी इस एक्ट में सदस्य की क्या योग्यता होगी, क्या अयोग्यता होगी, उसकी निर्वाचन की अधिसूचना, विवाद, अपराध, उपनिर्वाचन जैसे राहुल गांधी की सदस्यता का जाना, ये सब कुछ इसी में आता है। सब कुछ इसी के आधार पर चलता है। तो अब निर्वाचन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इलेक्शन है तो निर्वाचन क्षेत्रों का होगा निर्धारण। लोकसभा में कौन कौन सा एरिया रहेगा या विधानसभा में कौन कौन सा एरिया रहेगा, एक। ठीक है, अब इसका निर्धारण हो गया तो देन अगला क्या आएगा? तो निर्वाचन परिसीमन आयोग जो है वो ये काम करता है। 10 बार सुबाद होता है, लेकिन 1972 के बाद ये प्रोसेस हुई नहीं है। फिर नेक्स्ट काम हो जाता है कि जब आपने निर्धारण कर लिया तो वोटिंग लिस्ट जो है उसे अपडेट कीजिए, मतदाता सूची तैयार करना, अपडेट करना। जब ये हो जाता है तो फिर होता है निर्वाचन की अधिसूचना। निर्वाचन की अधिसूचना, नोटिफिकेशन, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। लोकसभा, राज्यसभा, तो इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, संसद की राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य विधानमंडल की राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। और केंद्र शासित प्रदेश जो रहते हैं वहां की अधिसूचना जो है संबंधित क्षेत्र का जो भी प्रमुख होता है, जैसे उपराज्यपाल है, तो उनके द्वारा जारी की जाती है। यानी यहां इस अधिसूचना में मतदाताओं से ये कहा जाता है कि अब आप तैयार हो जाएं अपने लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए।
तो 1951 जो अधिनियम है, इस अधिनियम के सेक्शन 14 में यानी 14वीं धारा में ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि समाप्त होने पर या मध्य अवधि है तो ये अधिसूचना जारी की जाएगी। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से ही इस अधिसूचना को जारी करते हैं। गजट में ये प्रकाशित होती है, गजट में ये निकाली जाती है। ओके, तो अधिसूचना हो गई। अब अगला स्टेप क्या होता है? तो अगला स्टेप जो आता है, उस अगले स्टेप में निर्वाचन पूरा कार्यक्रम बता दिया। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। निर्वाचन कार्यक्रम से मतलब है अधिसूचना के तुरंत बाद वोटिंग कब होगी, किस डेट को होगी, यानी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कैंडिडेट वो अपना नामांकन कब भरेंगे, उसकी जांच कब की जाएगी, नाम वापसी कब तक, अंतिम तिथि क्या होगी, वोट, और फिर उसके बाद गणना क्या होगी, वो सब औपचारिक रूप से इसमें डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है कि निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति। ये शुरू चलने लगता है बहुत पहले से, मगर फाइनलाइज अभी होगा। तो उन सब की अब यहाँ पर नियुक्ति होगी कि निष्पक्ष रूप से चुनाव चलें। तो राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी की उस हिसाब से लगाई जाती। अब क्या होगा, कार्यक्रम घोषित हो गया, ड्यूटी भी लगा दी गई, तो फिर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन यानी नामांकन पत्र भरेंगे। ठीक, तो नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। कौन से अधिकारी के समक्ष वो आपको जमा करना है, तो उसके लिए अलग अलग शर्तें होती हैं। वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, फिर आपके अनुमोदन करने वाले समर्थक जो हैं वो होना चाहिए, है ना। उन्हें एक शपथ भी लेनी पड़ती है नामांकन फॉर्म में कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखूंगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट भी जमा करना होता है। तो ऐसे करके ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ओके, ये हो गया। अब क्या होगा, अब जो नामांकन यानी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो उन्होंने सही जानकारी दी है, सही सर्टिफिकेट जोड़े हैं, कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है, तो उनकी की जाएगी जांच पड़ताल। तो इसको नामांकन पत्रों की जांच। मूवी देखी है आपने एक राजनीति करके, मनोज वाजपेयी से याद ना आए तो कैटरीना कैफ से याद कर लो। तो उसमें नामांकन पत्र जो है कई सारे उनके कैंडिडेट के निरस्त कर दिए जाते हैं। तो जांच की जाती है, यानी निर्वाचन अधिकारी एक पर्टिकुलर डेट के बाद जांच करता है कि कहीं कोई सूचना अपूर्ण नहीं है, गलत तो नहीं है, इस आधार पर उसे कैंसिल कर सकता है। उसके बाद नाम वापसी की भी एक डेट फिक्स की जाती है कि अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो तो अपना नाम वापस भी ले सकते हो। सामान्यतः ऐसा होता है कि कोई पार्टी का व्यक्ति था, कार्यकर्ता था, उसे उम्मीद थी कि उसे पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, उस पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया और किसी दूसरे को दे दिया। तो वो क्या करता है कि वो भी फिर फॉर्म भर देता है। अब उसी पार्टी के दो कैंडिडेट हो गए, एक ऑथोराइज्ड है, एक अनऑथोराइज्ड नहीं है, निर्दलीय रूप में है। वोट तो काटेगा, तो पार्टी उस पर प्रेशर बनाती है या उसको कुछ लालच देती है कि आप अपना नाम वापस ले लो, हम आपको ये पद दे देंगे या ये सुविधाएं दे देंगे। तो ये सब काम भी यहाँ पर होते रहते हैं। तो उसकी एक डेट फिक्स। ओके, तो नाम वापसी हो गया। नाम वापसी के बाद फिर अब अगले स्टेप में चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। फाइनल हो गए कैंडिडेट, ये चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अब चुनाव चिन्हों का होगा आवंटन कि किसको क्या मिलेगा। नेशनल पार्टी को तो वही सिंबल मिलते हैं, ऐसे ही प्रादेशिक वालों को, निर्दलीयों को अलग अलग मिल जाते हैं। तो सिंबल मिल गया। देन अगले स्टेप में अब जो कैंडिडेट हैं वो अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, यानी एग्जाम से मतलब है वो अपना चुनाव प्रचार स्टार्ट कर देंगे। चुनाव प्रचार, इसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है।
यानी अब यहाँ क्रम से वो अपना विधिवत स्टार्ट कर देंगे। तो हुआ क्या था कि पहले 1967 से ये प्रावधान था कि चुनाव प्रचार के लिए कम से कम कैंडिडेट को 20 दिन तो मिलना चाहिए। दिन चुनाव वोट होंगे तो 20 दिन तो मिलना चाहिए। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, एक ऑर्डिनेंस पास किया 1992 में, और उस ऑर्डिनेंस पास करने के बाद ये कर दिया गया है कि अब 14 दिन नाम वापस लेने की डेट से वोटिंग कराने के बीच में कम से कम 14 दिन मिलना चाहिए। ज़्यादा निर्वाचन आयोग चाहे तो दे सकता है, पर 2 सप्ताह का समय मिलना चाहिए। तो ऐसे करके ये किया जाता है। अब जो चुनाव प्रचार होता है, प्रश्न ये पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि चुनाव प्रचार कब तक होता है। जैसे वोटिंग होनी है तो उस वोटिंग के दिन तक चलेगा या उसके एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो वोटिंग वाले डेट से बिफोर 48 आवर 48 घंटे पहले ये चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा नियमानुसार। लेकिन एंड तक चलता रहता है, 1 to 1 यानी इंडिविजुअल लेवल पर वो मिलते रहते हैं, तो वो चीज़ चलती रहती हैं 48 घंटे पर। इसके बाद फिर क्या होता है, चुनाव प्रचार हो गया तो वह मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जाती है, कहाँ पर पोलिंग बूथ बनाएंगे उनकी व्यवस्था की जाती है। तो अलग अलग जो सेक्टर है निर्वाचन क्षेत्र में कई सारे मतदान केंद्र बनाए जाते हैं कि जो वोटर है, जनरली ये ध्यान रखा जाता है कि उस वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय ना करनी पड़े, अधिक से अधिक 2 किलोमीटर जाना पड़े, इससे ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो पोलिंग ऑफिसर होगा, पुलिस की व्यवस्था, ये सब की जाती। ये हो गया, देन फिर होगी वोटिंग, मतदान। ठीक, मतदान गोपनीय होता है। मतदान के बाद सारे चरणों का, जैसे मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है तो एक बड़ा राज्य है, हो सकता है 2 चरण में वोटिंग कराएं, तो पूरे चरण के वोटिंग होने के बाद फिर एक पर्टिकुलर डेट को मतगणना की जाएगी और उसी के बाद परिणाम घोषित कर दिए। जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वो विनर बन जाएगा। यदि कहीं पर कोई हंगामा हुआ या किसी कैंडिडेट की मौत हो गई, फॉर्म वॉर्म सब भर दिया, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर पुनर्मतदान की भी व्यवस्था की जाती है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर चुनाव कितना खर्च हुआ वो जानकारी निर्वाचन आयोग मांगता है। निर्वाचन में परिणाम हो गया, उसके बाद कोई विवाद की स्थिति बनती है कि कौन जीता कौन नहीं, तो वहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन रखा गया है कि 45 दिन के भीतर भीतर निर्वाचन आयोग के वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में, फिर उसके 30 दिन के भीतर वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपील कर सकता है। तो ऐसे करके ये स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे देश में मतदान की जो प्रक्रिया है, मतदान की जो है वो काम करती रहती है। मतदान की प्रक्रिया प्रणाली मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे रिटन फॉर्म में पूछने वाले हैं। इंटरव्यू में हो सकता है ऐसा कुछ वो पूछ सकते हैं। अब जो पूछ सकते हैं वो टॉपिक क्या है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विशेषताएं बताओ, या इसके क्या गुण हैं वो बताओ, और विशेषताओं के बाद वो इसकी कमियां भी पूछेंगे। तो विशेषताएं, गुण आप लिख सकते हैं तो जरूर लिखें, और लिखकर मुझे सबमिट कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट का एड्रेस बड़ा सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है, www.kareiinstitute.com। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है व्हाट्सएप का, तो आप वो अपने आंसर मुझे यहाँ पे भेज सकते हो, चेक कर लूँगा। आप टेलीग्राम, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ भेज सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक का जो पेज है, फेसबुक का जो ग्रुप है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आज का आपको फ्रूटफुल लगा होगा। ये पीटी और मेंस दोनों में आपको बहुत हेल्प करेगा। विशेषताएं और गुणों को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।
और इस विशेषताओं के बाद इसकी जो कमियां हैं उसको और इसमें क्या सुधार किए गए हैं, तो महत्वपूर्ण है ये रेडी रहें, तैयार रहें। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी आप यूट्यूब पर जा कर के आ सकते हैं।